नमस्कार जी, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इट इजी में। आज हम हिंदी भाषा पर आधारित जो प्रश्न आने वाले हैं उन्हीं में से एक है गद्यांश। आज हम गद्यांश के विषय में चर्चा करेंगे और गद्यांश को कुछ बातें हैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, उनको आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आप भाषा पर आधारित जो प्रश्न आने वाले हैं 25 अंक के लिए जो भाषा आने वाली है उसके आप अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। इसमें अगर बात करें कि किस प्रकार से जो है ये आने वाला है, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ बातें मैंने लिखी हैं, इन्हीं बातों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि बौद्ध शक्ति के नाम से इसको जाना गया है। पेपर के अंदर आपको ऐसे दिखेगा। इसमें क्या है कि किसी भाषा की जानकारी पूर्ण रूप से है या नहीं, मतलब अगर आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी कोई भी भाषा एवं है ना, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, आप चाहे कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, कुछ भी है। अब उस बात की जो है जानकारी आपको कितनी या नहीं है तो कितनी है, पूर्ण रूप से है या नहीं है, इस बात का पता कब चल पाएगा। इसका ज्ञान जो है वो अपठित, यानी कि ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं हो, है ना, ऐसी चीजें जो आपने कभी पहले ना पढ़ी हो, उसके कुछ अंश दे करके, अपठित कुछ अंश दे देगा आपको, 5-10 लाइनें दे देगा, 4 लाइनें दे देगा, है ना। तो उनके ये कहते हैं कि स्टीक जो चीजें स्टीक उत्तर से ही ज्ञात हो पाता है। अगर आप उसको पढ़ के और समझ के उत्तर दे रहे हैं और सही उत्तर दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आपको भाषा की जानकारी है। तो इसलिए होता है कि आपको भाषा की कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान आप रख सकते हैं, इसलिए रखते हैं, इसीलिए ये चीज दी जाती है। तो उसमें कुछ बातें मैंने आपके लिए जो है लिखी हैं, तो हम यही बातें करेंगे। जैसे इसमें क्या है कि बौद्ध शक्ति के जो सामान्य क्या है कि अनुदेश हैं, कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं, मैंने प्रैक्टिस भी करेंगे आज कुछ, और कुछ आपके लिए लिखी भी हैं। जैसे कुछ सामान्य अनुदेश हैं, फर्स्ट पे आप देख पा रहे होंगे। सर्वप्रथम जो मूल अवतरण है, मूल अवतरण को कई बार, है ना, लिखा है ना, कई बार जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होता है मूल भाव को समझने में कठिनाई न हो। यानी कि हमें जो आपको 10-5 लाइनें जितनी भी दी होंगी, एक अपठित अंश जो दिया होगा, उसको आपको कई बार पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको जो है जो उसका मूल भाव है, यानी कि वो 5-10 लाइनें जो लिखी हैं वो किस विषय में लिखी हैं, उसमें वो क्या कहना चाहता है, तो वो सारी बातें आपको कई बार पढ़ने से पता लगेंगी। तो इसलिए उसको कई बार आराम आराम से बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। एक बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरा कि जो मूल अवतरण है, जो आपको ये 5-10 लाइनें दी गई हैं, उनमें उसका एक तो मूल भाव क्या है, मूल भाव, फिर उसमें जो जो विशिष्ट शब्द आए हैं, कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो विशेष शब्द लगेंगे उसमें, जैसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, बीच में पता भी लगेगा, उनको आपको रेखांकित कर देना चाहिए, यानी कि ऐसे अंडरलाइन कर देना चाहिए उनको। जो विशिष्ट भाव वाले और विशिष्ट शब्द होंगे उसको क्या होता है ऐसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए जब आप पढ़ोगे उसको बार बार। तो इससे क्या होता है, सटीक उत्तर जानने में कठिनाई नहीं होती, आपको परेशानी नहीं आती, फिर अपना आप उत्तर आप जो है वो कर लेते हैं ठीक से। उसके बाद तीसरी बात इसमें कही गई है कि दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान रहते हैं। तो मूल अवतरण से ही क्या खोजें, उत्तर खोजें, यानी कि जो आपको 5-10 लाइनें जो भी दी गई है ना, उसी के अंदर क्या है, उसी के अंदर उत्तर भी उसी के अंदर छुपे हैं। तो उसी के अंदर से आप उत्तर देना जो है वो सही रहेगा आपके लिए। आप उसी के अंदर से उत्तर दें पढ़ करके। ऐसा नहीं कि आप अपने पास से कुछ कुछ बना के लिख रहे हैं, तो वो इसमें नहीं चलता। जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको उसी 5-10 लाइनें, 10-15 लाइनें जो भी हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक और बात, दिए गए प्रश्न के अनुसार ही मूल अवतरण से प्रश्नों का उत्तर खोजें, इससे उत्तर खोजने की काफी सुविधा जो है वो रहती है। तो ये बात वही इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो है
उससे आपको क्या करना चाहिए, सुविधा रहती है आपको कि आप उसी में से पढ़ के उत्तर दे दे तो आसान काम रहता है। ये बात इससे मिलती जुलती बात। तो इसमें पांचवी बात मेन है जो आपको अभी बताई मैंने कि किसी भी दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए अपनी ओर से कुछ भी ना लिखें। अपनी ओर से आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। जो भी उत्तर हैं वो उस मूल अवतरण के उस अपठित अंश के बीच में ही दिए गए हैं, उन्हीं लाइनों में दिए गए, तो वहीं से पढ़ के आपने उत्तर देना होता है, अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना होता। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुविकल्प जो प्रश्नों के लिए आते हैं जैसे क ख घ ABCD ये आते हैं इस प्रकार से, तो उनमें से एक विकल्प ठीक होता है और बाकी तीन जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो ठीक नहीं होते। एक ठीक होता है, तीन उसमें गलत होते हैं। तो प्रत्येक विकल्प पर विचार करके गद्यांश को ध्यान में रखकर ठीक उत्तर देना होता है। लिखना कुछ नहीं होता आपने, क्योंकि जो ऑप्शन है वो भी कहाँ से उठाए गए होते हैं, वो भी आपके मूल अवतरण से उठाए गए होते हैं। तो इस बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं निर्देश। ऐसा आपको निर्देश मिलेगा क्वेश्चन से पहले, यहां से लेके और यहां तक। निर्देश क्या होता है, निर्देश यानी कि एक नियम कह लीजिए, आप नियम मान सकते हैं इसको, है ना। तो इसको आप नियम मान सकते हैं। नियम क्या कि आप जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें बताया गया होता है कि आप ऐसे ऐसे करिए। जैसे इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित के नीचे लिखे हुए 3 गद्यांश दिए गए हैं, प्रत्येक गद्यांश पर 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के नीचे A, B, C तथा D में 4 संभावित उत्तर हैं। संभावित उत्तर मतलब ये उत्तर हो सकते हैं, संभावना है कि ये उत्तर हो सकते हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। उस उत्तर को बॉक्स में लिखिए। उसके सामने बॉक्स दिया जाएगा, जो आपकी OMR सीट होगी, तो उस बॉक्स में आप लिख देंगे, या फिर आजकल इस प्रकार से आप गोला करने वाले आते हैं। तो वो जब हम पेपर पास होगा तो थोड़े से दिन रह जाएंगे, तब आपके लिए मैं वो OMR सीट भी पूरा फिलअप करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपने करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस के लिए। जो गद्यांश 1 है, इसमें कहा गया कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। अब देखिए, यहीं से एक अंडरलाइन कर लीजिए कि राजा जो थे वो कहाँ के थे, मेवाड़ के, है ना। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। एक बात ये हो गई, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। बहुत कष्ट उठाए, किसके लिए उठाए, देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ऐसे ऐसे आपने, जैसे मैंने बोला था, कुछ पॉइंट बताए थे स्टार्टिंग में वीडियो के, उसमें वो कहा था कि अंडरलाइन रेखांकित करना है। तो इस प्रकार से आप करते हैं कि मेवाड़ के राजा थे, देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए, और मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अतः वे जंगलों में रहने लगे और उनके बच्चे भूखे या भूख से मरने लगे। तो अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए, है ना। तो क्यों दुखी हुए, क्योंकि बच्चों को भूखा देखकर, ठीक है। तो उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया कि क्या करने के लिए, देश को छोड़ने का। तो उसी समय उनका मंत्री भामाशाह, मंत्री का नाम आ गया ना, भामाशाह, उनके पास पहुंचा और उसने उन्हें वहां मतलब क्या दिया, बहुत सा धन दिया। उसने क्या दिया, उनको बहुत सा धन दिया। तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठी की और उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब ये है जी अपठित अंश या अवतरण, जिसको पढ़ करके आपने उत्तर देने। इसको 2-3-4 बार पढ़ोगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसके करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राणा प्रताप कहाँ के राजा थे। तो हमने पहली लाइन में पढ़ा था, राणा प्रताप कहाँ के राजा थे, जी। राणा प्रताप जो है मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। तो हमने ये पढ़ा। तो यहाँ पे
ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद राणा प्रताप ने देश छोड़ने का निश्चय क्यों किया? उसमें पढ़ा था हमने कि भूखा देखकर, किसको? अपने बच्चों को भूखा देखकर, है ना। तो ये रहा ऑप्शन कि अपने बच्चों को भूखा देखकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन है इसके ऊपर पढ़ेंगे हम। जैसे तो भामाशाह कौन था? कौन था भाई भामाशाह? उसका मंत्री था ना, राणा प्रताप का मंत्री। तो यहाँ पे क्या लगेगा? राणा प्रताप का मंत्री जो था वो भामाशाह था। तो इस प्रकार से आसान आसान से ये चीजें होती हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की? क्या दिया था भाई उसको? क्या सहायता मदद की थी उसकी? उसको बहुत सा धन दिया था। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है जी। उनके कष्ट उठाने का क्या कारण था? क्या कारण था भाई? देखो हमने पढ़ा था उसके अंदर कि क्यों कष्ट उठाए थे? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, है ना। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इसको जो है उन्होंने कष्ट उठाए थे। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न पूछेगा आपसे और बड़े इजी इजी सा काम है ये, आसान सा काम है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक और पढ़ते हैं हम, एक और पढ़ लेते हैं हम। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। एक बात तो अतीत के भारत, अतीत क्या होता है जी? बहुत पुराना समय। तो पुराने समय में भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। अतीत के भारत में, पुराने भारत में और आज के भारत में क्या है? बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में, इनके बहुत लंबे समय पहले, पुराने समय में, प्राचीन काल में, काल माने होता है समय, प्राचीन माने पुराना। तो पुराना समय, पुराने समय में क्या है? हम संपन्न थे, हमारे पास सब चीजें थी। संपन्न का मतलब सब कुछ होना। तो देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, ना धन की कमी थी, ना धान्य अनाज की कमी थी। तो धन धान्य की कमी नहीं थी। लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। देश में क्या छाया हुआ है? अंधकार छाया हुआ है। तो हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे 2 प्रमुख समस्याएं हैं, इन्हें सुलझाना है हमें। क्या इनको? देखो, एक तो हमारी बढ़ती जनसंख्या और दूसरी सांप्रदायिक दंगे, जो आपस में लोग एक दूसरे से लड़ते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ना। तो ये सांप्रदायिक दंगे हैं और बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है, ये 2 समस्याएं हैं हमारे देश की। तो इसको सुलझाना है हमें, इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, जब हम हर कोई देश का एक एक नागरिक, देश में रहने वाला हर कोई व्यक्ति जब इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम प्रतिज्ञा करें, शपथ लेते हैं, वही प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं कि देश में शांति बनाए रखने का हर प्रकार से क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से आपने उसमें भी अंडरलाइन कर लेनी है जब आपके पेपर में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? तो हमने पहली लाइन में पढ़ा था, हम देख सकते हैं कि पहली लाइन में ही हमने पढ़ा था, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? 15 अगस्त। देखो ये आधा आंसर है, फर्स्ट पे आएंगे तो हमें आधा आंसर मिलेगा। हो सकता था ये भी आंसर, है ना, 15 अगस्त को, लेकिन अगस्त कौन से जो है साल की थी वो? तो पूरा उत्तर देखो, ये भी आधा उत्तर है 1947 को। 1947 पूरा साल थोड़ी, उसमें भी कोई दिन होगा ना, कोई तारीख होगी। तो ये भी, और अगस्त के महीने में कभी भी, तो ना ये हो सकता, वैसे भी ना ये हो सकता, आधा आंसर है। और ये भी हमारा क्या है? आधा आंसर है। तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद कहता है कि हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी है? देखो 2 समस्याएं हमने पढ़ी थी, एक तो बढ़ती जनसंख्या भी और सांप्रदायिक दंगे भी हैं। लेकिन 2 तो आंसर नहीं हो सकते, आंसर तो एक हो सकता है। और इस आंसर में देखो सी में अगर आप देखेंगे ना, सी में, तो सी में क्या दिया गया है? ये जो है दोनों ही बातें, बढ़ती जनसंख्या भी, है ना, और सांप्रदायिक दंगे भी। तो दोनों प्रकार के इसमें समस्याएं दी गई हैं। तो आपके देखो महंगाई की भी समस्या है, लेकिन आपके अवतरण में नहीं है वो, 2 ही समस्याएं दी हैं, तो दोनों इसमें है। तो ये हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। ये सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा भी आप देखेंगे कि दोनों आंसर एक में ही होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन सही होना है, 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, है ना। तो एक ही सही है जिसमें दोनों बातें हैं, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है
कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर ये समस्याएं हैं तो क्या करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था ना कि प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आसान आसान सी चीज़ें, आप बड़ा आराम से इसको कर लेंगे। और अगर आपको ये प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है नंबर हो जाएगा, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है टेलीग्राम भी है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, आप छोटे बच्चे शायद इसको देख रहे होंगे, लेकिन जो अगर बड़े देख रहे हैं तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ मैसेज करते हैं तो आपको तुरंत जो है PDF फाइल इसके लिए मिल जाएगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, लेट्स इट ईजी ऑफिशियल नंबर है ये। व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए भी, आप व्हाट्सअप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तब भी इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आप डेली क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से ले सकते हैं, और अदर मटेरियल जो भी स्टडी से रिलेटेड आपका, वो सारा यहाँ पे आपको मिल सकता है, और जो रोज़ करवाया जाएगा वो PDF भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ आप मैसेज करके कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज जो है पे नहीं करने हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है जी, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो आगे क्वेश्चन क्या है जी, कि देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए, विदेशियों को। विदेशी हमारे देश में क्यों करेंगे वे प्रतिज्ञा, तो विदेशी तो नहीं है ना। पुलिस को, पुलिस तो पहले ही प्रतिज्ञा ले चुकी है, लेकिन पुलिस से काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो पुलिस से भी नहीं काम बन पाएगा, नेताओं से भी काम नहीं बन पाएगा, है ना। तो अगर देश का हर एक देशवासी प्रतिज्ञा लेगा तो काम होगा, तब शांति बनी रहेगी। तो देशवासियों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। आपको थोड़े से सोच विचार के भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखने पड़ सकते हैं। आपने जितना पढ़ा है उन 4, 5, 10 लाइनों के अंदर उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। उसमें लाइन थी कि देश में शांति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो देशवासियों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए ना। तो देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा जी, सांप्रदायिक दंगे हैं उनको रोकना होगा, है ना। मशीनों का आविष्कार करो ना करो, इससे शांति का कोई लेना देना नहीं है। कारखानों का शांति से कोई लेना देना नहीं है। बिजली उत्पादन करना भी शांति का कोई जो है इससे कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप दंगे रोकते हैं, दंगे एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश की, तो अगर आप इनको रोकते हैं तब आप शांति बनाए रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आप और चाहते हैं कि और किया जाए तो आप इसके लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी परीक्षा को लेकर गंभीर रूप से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि समय कम है, और आप अच्छे से और तैयारी करिए, खूब पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिख दिया है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, और एक मैसेज से ही आपका जो है समाधान हो जाए। तब तक के लिए